राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर में भूगोल के 2 पेपर हैं। पहला पेपर है मानव भूगोल और एक पेपर है संसाधन भूगोल। तो इसमें हम संसाधन भूगोल को देख रहे हैं। देखिए, आपके ये सवाल परीक्षा में पहले भी आया है कि संसाधन भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विशेष क्षेत्र के बारे में समझाइए। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो सवाल बनता है वो ये है कि संसाधन भूगोल क्या है और उसका विशेष क्षेत्र क्या है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है। तो देखिए, संसाधन भूगोल का सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे और फिर हम इसकी परिभाषा समझेंगे। देखिए, परिभाषा आपको एज इट इज़ लिखनी होती है। परिभाषा किसी प्रोफेसर की, किसी वैज्ञानिक के जो शब्द होते हैं उनको हम ना मिला सकते हैं ना जुड़ा सकते हैं। वो जैसा उसने बताया वैसा ही लिखना होता है। तो संसाधन भूगोल की परिभाषा ये मैंने लिख रखी है जेम्स फिशर के अनुसार। वो कोई भी वस्तु संसाधन है जो मानवीय आवश्यकता और इच्छाओं को पूरी करता है। कितना सिंपल सा परिभाषा है ये, कितनी सिंपल परिभाषा है। वो कोई भी वस्तु संसाधन है जो मानवीय आवश्यकता और इच्छाओं को पूरी करता है। संसाधन भूगोल का अर्थ क्या है? संसाधन भूगोल का अर्थ ये है कि भूगोल की ये एक ऐसी शाखा है जिसमें हम मानव की आवश्यकताओं के लिए जो संसाधन उपलब्ध है उनको हमने किस तरीके से मानव की आवश्यकताओं के अनुसार ढाला है, किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उन संसाधनों से कैसे पृथ्वी को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, उन संसाधनों का संरक्षण आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे किया जा सकता है, ये सब संसाधन भूगोल में अध्ययन किया जा सकता है। ये अर्थ में लिखना है आपको। फिर इसके बाद में आता है आपका अगला सवाल, अगला टॉपिक की संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं। संसाधनों की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, संसाधन क्या होते हैं? जैसे कोई कोयले की खदान है, वो क्या है? मानव के लिए संसाधन। मानव खुद एक मानव संसाधन है। जैसे आप हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो डॉक्टर क्या है? मानव संसाधन। आपके पिताजी आपके लिए टैबलेट, मोबाइल वगैरह आपको खरीद कर देते हैं और आपकी परवरिश करते हैं, आपका खाना खर्च उठाते हैं, आपका पढ़ाई खर्च उठाते हैं। तो आपके पिताजी आपके लिए क्या है? मानव संसाधन। अगर आप आपके पिताजी की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे जब वो बूढ़े होंगे तो आप भी अपने पिताजी के लिए क्या होगे? मानव संसाधन। तो संसाधन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? संसाधनों की विशेषताएं होनी चाहिए, एक तो संसाधन हमें सर्वसुलभ हो, यानी उसकी जैसे जिसको ज़रूरत पड़े, जहाँ ज़रूरत पड़े वो संसाधन उपलब्ध हो जाए। ऐसा नहीं हो कि उसकी संसाधन जरा सा उपलब्ध हो और कुछ ही लोग उसका उपभोग कर पाए। जैसे जल है, पानी है। पानी रूस में भी उपलब्ध है, भारत में भी उपलब्ध है, अमेरिका में भी उपलब्ध है, अंटार्कटिका और अटलांटिक महासागर में भी उपस्थित है। तो जो जल है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। वायु है, वायु से सांस हम भी लेते हैं, पक्षी भी लेते हैं, भेड़ बकरियां भी लेती है, तो वायु भी एक संसाधन है। खनिज है, लोहा है, पेट्रोल है, डीजल है, कपड़े है, ये सब क्या है? संसाधन है। तो संसाधनों की विशेषताओं में आपको पहला लिखना है कि सर्व संसाधन सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो, सब जगह उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हो। ठीक है, संसाधनों से पर्यावरण को कम नुकसान पहुँचे। संसाधनों का जो यूज़ है वो इस तरीके से हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहे। संसाधन भूगोल का विशेष क्षेत्र। देखिए, संसाधन भूगोल के विशेष क्षेत्र यानी संसाधन भूगोल में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो ही संसाधन भूगोल का विशेष क्षेत्र हो गया। जैसे संसाधनों को 2 भागों में बांट सकते हैं अपन, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। आप एक जंगल में खड़े हो जाइए, आप ये उदाहरण लिख सकते हो जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक जंगल में खड़े होकर आप देखिए, आपको दूर एक नदी दिखाई दे रही है। वो नदी क्या है? जल संसाधन है। आप देखिए, आपको चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये पेड़ पौधे क्या है? वन संसाधन है। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कर रहे हैं अपन। आपने टॉपिक डाल दिया प्राकृतिक संसाधन, फिर अपन उसमें वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा जंगल में बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ से झरना गिर रहा है। ये पहाड़ क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, इसके बाद में आपने देखा कि पेड़ों में फल फ्रूट आ रहे हैं। ठीक है, उन फलों को आप तोड़ कर खा रहे हैं, तो ये भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। फिर आपने देखा कि जंगल में एक हिरन के पीछे शेर दौड़ रहा है, तो ये शेर और ये जो हिरन है और ये जो तरह तरह के जो जानवर दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया दिखाई दे रही है, ठीक है,
और इन चिड़िया और ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। फिर आप वहाँ पर जंगल में पहाड़ पर खड़े होकर ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों से सरोबार और खुश हो रहे हैं आप, तो ये जो ठंडी हवा के जो झोंके आ रहे हैं ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, फिर आप बाद में आप फिर बाद में आप नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद में आप अपनी जीप में बैठ जाते हैं, कार में बैठ जाते हैं। तो आप अपनी जो कार में बैठे हैं वो मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, फिर कार को आपने जैसे रोड पे चलाया तो वो जो रोड है वो क्या है, मानव संसाधन है। फिर उसके बाद में आपने मोबाइल यूज़ में लिया तो वो मोबाइल भी आपका मानव निर्मित संसाधन है। फिर आपने घड़ी देखी, टाइम देखा, तो ये घड़ी भी मानव निर्मित संसाधन है। फिर आप अपने घर आए तो आपका जो घर है वो भी मानव निर्मित संसाधन है। फिर घर में आपके फ्रिज, कूलर, एसी, पंखे, टेबल, कुर्सी, ठीक है, आपका जो घर के पीछे का जो गार्डन है वो आपने छोटा सा कोई तालाब बना रखा है वो, ये सब क्या है, ये सब मानव निर्मित संसाधनों में है। आपने देखा हवाई जहाज उड़ के जा रहा है आपके घर के ऊपर से, वो भी मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, मानव निर्मित संसाधनों में की भी उतनी उपयोगिता है जितनी प्राकृतिक संसाधनों की है। मानव निर्मित संसाधनों ने हमें बहुत ही आरामदायक जीवन में जगह दी है। पहले यहाँ से इंग्लैंड जाने में हमें 3-3 महीने लग जाते थे, 4-4 महीने लग जाते थे। पानी के जहाज़ से, घोड़ों से, पता नहीं कैसे बड़ी मुश्किलों से इंग्लैंड जाया जाता था। लेकिन आज 4 घंटे में हम इंग्लैंड पहुँच जाते हैं, 5-6 घंटे में। किससे? हवाई जहाज़ से। तो ये जो हवाई जहाज़ से हम इंग्लैंड पहुँच रहे हैं ये मानव निर्मित संसाधन है। तो संसाधनों का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा, इसका विषय क्षेत्र भी आपके समझ में आ गया होगा। तो विषय क्षेत्र में हम प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधनों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा आप विषय क्षेत्र में ये भी लिख सकते हो कि मानव संसाधनों का यूज़ कर रहा है, संसाधनों को नुकसान पहुंच रहा है, संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें। तो ये जो अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो भी संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र है। और भी आपको अगर सिंपल भाषा में इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न आता है आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो है संसाधनों के वर्गीकरण के आधार क्या क्या है। संसाधन तो आपके समझ में आ गया, अब इनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं हम। देखिए, इनके वर्गीकरण का आधार का पहला बिंदु लिखेंगे आप अधिकार क्षेत्र के आधार पर। कुछ संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, अधिकार क्षेत्र के आधार पर आप वर्णन कर रहे हो तो अधिकार क्षेत्र के आधार पर लिखेंगे आप पहला। कुछ संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप, अटलांटिक महासागर, है ना, और आर्कटिक महासागर। ये मतलब किसी देश का जहाँ पर शासन नहीं होता वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जैसे समुद्र का जो कई इलाका है बड़ा सारा, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में आता है। इसके अलावा राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जैसे हमारा हिमालय पर्वत भारत का राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, इसके अलावा हमारी गंगा नदी, यमुना नदी, दक्षिणी भारत की नदियाँ। ठीक है, इसके अलावा हमारे पर्वत पठार, अरावली की पहाड़ी राजस्थान की, अरावली का और हमारे राजस्थान का रेगिस्तान। ठीक है, ये सब किस में आता है? राष्ट्रीय संसाधन में। यानी जिस पर किसी राष्ट्र का कब्जा होता है वो संसाधन किस में आते हैं? राष्ट्रीय संसाधनों में। इसके अलावा राज्य संसाधन भी होते हैं जिस पर राज्यों का अधिकार होता है। जैसे अरावली की पहाड़ी किसके अंडर में है? राजस्थान सरकार के। राजस्थान के बाड़मेर का जो इलाका है जहाँ पर हम तेल निकालने लगे हैं, वो इलाका किसके अंडर में? राजस्थान सरकार के। तो ये राज्य संसाधन हो गए। वितरण के आधार पर देखिए, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो सर्वसुलभ होते हैं, ठीक है, और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो दुर्लभ संसाधन होते हैं जैसे सोना। जबकि जो सर्वसुलभ होते हैं जैसे लोहा, पानी, वायु, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, पर्वत, पठार, ये सब क्या है? सर्वसुलभ संसाधन। जबकि सोना, चांदी, ये सब क्या है? दुर्लभ संसाधन। दोबारा उपयोग में लेने के आधार पर संसाधन होते हैं जैसे जो पुनर्उपयोग में काम आ जाते हैं, जैसे पानी, लोहा, चांदी, सोना, ये सब क्या है? दोबारा उपयोग में आने वाले संसाधन है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, हमारे गैस सिलेंडरों की गैस, ये सब क्या है? दोबारा काम में नहीं आती। प्रयोग के आधार पर संसाधन, वो जो संसाधन हमारे काम में आ रहे हैं वो प्रयोग के आधार पर संसाधन। अप्रोज्य संसाधन जिनका यूज़ में नहीं किया जा सकता, जैसे अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका महाद्वीप, अटलांटिक महासागर नहीं है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अंटार्कटिक महाद्वीप, अटलांटिक
आर्कटिक महासागर का कुछ इलाका, या फिर बर्फ़ के नीचे बहुत सारा पेट्रोल डीजल दबा हुआ है, वो भी अप्रयोज्य संसाधनों में आता है। कच्चा माल के आधार पर संसाधनों को बांट सकते हैं सब अपन, जैसे वन संसाधन, जैसे लकड़ी, ठीक है, फर्नीचर, कागज़, ये सब किस में आता है? वन संसाधनों में। पशु से मिलने वाले चीज़ें पशु संसाधन में आती है, जैसे दूध, चाय, छाछ, रबड़ी, ठीक है, घी, और इसके अलावा शहद, ठीक है, कपड़े, कागज़, ये सब किस में आते हैं? और खाल, पशुओं की खाल, चमड़ी। कृषि से जो कृषि की जो फसलें होती हैं वो कृषि संसाधनों में आती हैं, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, खरीफ और रबी की फसलें, ये सब आती है इसमें। खनिज संसाधनों में लोहा, शीशा, तांबा, चांदी, अभ्रक वगैरह, ये सब खनिज संसाधनों में आती है। तो खनिज संसाधनों का वर्गीकरण आप बहुत बड़ा सारा कर सकते हो परीक्षा में, मेरे हिसाब से खूब बड़ा लिख सकते हो आप। संसाधनों का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके महत्व को विस्तार से समझाइए, राजस्थान यूनिवर्सिटी का सवाल है ये। तो अगर इस बार आपको 50% ही सवाल हल करने, तो बड़े प्रश्नों को उठाइएगा आप। बड़े प्रश्न 100% पूरे मिल जाएंगे इसमें से। आप बेझिझक होकर इस वीडियो को बार बार देख के जाइए और इसको हल करके आइए। लेकिन जिन बच्चों को टॉप करना है यूनिवर्सिटी, उनको ये वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के जो चैनल्स होते हैं वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं जो पढ़ाई कम करते हैं और ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते वो। तो संसाधनों का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके महत्व को। संसाधनों का अर्थ क्या है? संसाधन वो है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संसाधनों से ही मानव क्या है, आगे बढ़ पाता है, मानव की आवश्यकताएं पूर्ति होती है, मानव कल्याण होता है, मानव अच्छा जीवन यापन कर पाता है। ये सड़कें, रोड, पानी के पुल, जहाज वगैरह, ये सब किसमें आते हैं? संसाधनों में आते हैं। इसके बाद में आता है संसाधनों का महत्व। देखिए, वन संसाधनों का महत्व, जल संसाधनों का महत्व, इन सब का महत्व आपको अलग अलग लिखना है। वायु संसाधनों का महत्व, खनिज संसाधनों का महत्व, मानव संसाधन का महत्व। अब जैसे मैं एक उठाता हूँ, वन संसाधनों का महत्व, मैं एक समझा देता हूँ, बाकी आप लिख लेना, और अगर इसके PDF के नोट्स चाहिए तो मुझे बताना आप। वन संसाधनों का महत्व, देखिए जैसे वन संसाधनों का महत्व लिखना है आपको, तो वनों से जितनी भी चीज़ें मिल रही है, जैसे लकड़ी, फर्नीचर, कागज़, शहद, दूध, चाय, ठीक है, चाय की पत्ती, और भी क्या क्या है, कागज़, है ना, और ये सब वन संसाधनों से हमें मिलते हैं। जैसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो सोख लेते हैं, फल फ्रूट वगैरह, ठीक है। हमारे जो पशुओं का चारा है, पशुओं को चरने के लिए जो सामान है वो भी वनों से मिलता है। वनों से हम लकड़ियाँ बनाते हैं, लकड़ियों से हम घर बनाते हैं, ठीक है, घरों में हम रहते हैं। वन से हम छाया प्राप्त करते हैं, ठीक है। वन मिट्टी को उपजाऊपन को बनाए रखता है। वनों से बाढ़ जब आती है तो वन उसको कमज़ोर कर देते हैं, बाढ़ के पानी को। तो ये सारी बातें आपको वन संसाधनों में लिखनी है। फिर इसी तरह पानी का महत्व बताना है, ठीक है, सूर्य का, सागर का, जीवाश्म ईंधनों का, जो पेट्रोल डीजल वगैरह, उसका महत्व बताना है आपको। संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन ने ये कथन कहा है। ये सवाल आ जाता है डायरेक्ट आपके कि ये इसको समझाइए। तो इसमें सबसे पहले आपको संसाधनों का अर्थ समझाना है, संसाधनों की परिभाषा देनी है, संसाधनों की विशेषताएं समझानी है, जो मैं पहले समझा चुका हूँ। फिर इसके बाद में आपको एक उदाहरण देना है। जैसे मान लो कि असम की कोई पहाड़ी है, मान लो ये असम की पहाड़ी है। इस असम की पहाड़ी में आदिवासी जनसंख्या रहती है। थोड़े दिन बाद आदिवासी जनसंख्या ने देखा कि वहाँ पर सोने के जो खदान मिल चुकी है उनको, आदिवासियों को। तो सरकार ने क्या किया, उस खदान पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में अब ये जो आदिवासी है, ये खदान इनके क्या काम आएगी बताओ? सोने की खदान कुछ काम आएगी? तो आदिवासियों के लिए वो खदान संसाधन नहीं है। आदिवासियों के लिए संसाधन है वहाँ के पेड़, वहाँ के जंगल, उस जंगलों में उगने वाले फल फ्रूट, और उस जंगल में विचरण करने वाले जानवर जिनको मार कर वो खाते हैं, ठीक है। उस जंगल के पास जो नदी बह रही है उसकी मछलियाँ उनके लिए क्या है, संसाधन है। लेकिन ये जो संसाधन मिला है, कौन सा? सोने की खदान। ये किसके लिए संसाधन है? हमारे राज्य के लिए, हमारी भारत सरकार के लिए। तो संसाधन भी व्यक्तियों के, मानव के और जगह के हिसाब से बदल जाते हैं। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, ठीक है। ये जिम्मरमैन ने इसी हिसाब से कहा है, ठीक है। आज से करोड़ों साल पहले कोयला उपलब्ध था, पेट्रोल डीजल उपलब्ध था, लेकिन क्या उपयोगिता थी उसकी बताओ आप? कुछ उपयोगिता थी क्या उसकी? कुछ उपयोगिता नहीं थी पेट्रोल डीजल की।
पेट्रोल डीजल की उपयोगिता कब हुई? पेट्रोल डीजल की उपयोगिता जब हुई जब हमने इंजन बनाया, इंजन बनाने के बाद में उसमें हमने पेट्रोल डीजल डाला, डालने के बाद में हमने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी दौड़ने लगी, तो वो जो गाड़ी दौड़ रही है पेट्रोल डीजल से, तो आज का जो पेट्रोल डीजल है वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है। ठीक है, उस ज़माने में संसाधन क्या था? घोड़ा था, घोड़ा संसाधन था उस समय, और घोड़े के लिए जो चारा था वो चारा भी संसाधन था। लेकिन आज के ज़माने में संसाधन क्या है? हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ में डलने वाला डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, कोयले से ट्रेनें दौड़ती है धमाधम। तो ये सब क्या है? संसाधन है। संसाधन समय के हिसाब से बदल जाते हैं, लेकिन कुछ संसाधन रहते हैं जो शुरू से ही बने हुए हैं, जैसे स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। संसाधनों की उपयोगिता में आपको ये चीज़ लिखनी जो मैंने पेट्रोल डीजल का उदाहरण बताया है आपको। संसाधनों की पर्याप्तता, देखिए अगर पूरी दुनिया में 5 किलो सोना होता तो बताओ वो उपयोगी होता है या अनुपयोगी होता? अगर दुनिया में 5 किलो ही सोना होता तो उसका कोई उपयोग नहीं होता, दुनिया को उससे कोई लेना देना नहीं होता। यानी संसाधनों की पर्याप्तता होना जरूरी है, यानी आम जनता, आम लोग या जो पीपल्स है वो लोग जाने की संसाधन क्या है, तभी उस संसाधन की उपयोगिता है। यानी संसाधन पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो तभी संसाधन की उपयोगिता है। तो संसाधनों की पर्याप्तता भी लिखनी है आपको जिम्मरमैन के आधार पर। फिर संसाधनों की पहुंच, देखिए चांद एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या आयन मंडल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आयन मंडल आज से पहले भी था और अभी भी है, लेकिन आयन मंडल पर पुराने जमाने पर पहुंच नहीं थी। आज क्या है? आयन मंडल से हम रेडियो किरणें भेजते हैं और आयन मंडल से टकरा कर ऐसे नीचे आ जाती हैं, फिर हम रेडियो पर, मोबाइल पर बात करते हैं। ठीक है, तो वो आयन मंडल की वजह से ही है। तो आयन मंडल की उपयोगिता हमने साबित की है। तो संसाधनों की पहुंच भी जरूरी है। संसाधनों की पहुंच, जब उस संसाधनों की पहुंच तक हम पहुंच जाएंगे तभी वो संसाधन उपयोगी होगा, अन्यथा संसाधन की पहुंच तक हम पहुंच नहीं पाते तो वो अनुपयोगी होगा। वन संसाधन, जल संसाधन और मृदा संसाधन, ये तीनों संसाधनों में से आपके प्रश्न आता है। इसमें से 2 प्रश्न भी मिल सकते हैं और एक तो 100% मिल सकता है। तो वन संसाधनों के वितरण, संरक्षण और महत्व पर लेख लिखिए, ऐसा एक सवाल आ जाता है। जल संसाधनों के वितरण, संरक्षण और महत्व पर एक लेख लिखिए, या मृदा संसाधनों के बारे में तो पूछ ही लेते हैं कि मृदा संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, मिट्टी का संरक्षण, ताकि मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है दोस्तों। मृदा के ऊपर की जो मिट्टी होती है, कई लाखों करोड़ों साल में, हजारों साल में उस मिट्टी क्या है? उपजाऊ होती है। ठीक है, उस ऊपर की जगह जो मिट्टी होती है, इसका जो ऊपर का जो ये भाग होता है, इसमें ह्यूमस होता है। कभी कभी आपके 2 नंबर का सवाल पूछ लेते हैं कि ये ह्यूमस क्या है। तो ह्यूमस का मतलब सिंपल सा है कि ऊपर की मिट्टी में जो सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं और मरे हुए जीव जंतु वगैरह होते हैं, उन्हीं को ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, यानी मिट्टी में सड़े गले जीव जंतु और पेड़ पौधों के जो अंश होते हैं उन्हीं को ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो मृदा के ऊपरी भाग में ये चीज़ें पाई जाती है, ये मृदा को बहुत उपजाऊ बनाती है। ठीक है, मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी में ही खेती होती है, मिट्टी में कई जीव और कई जीवों का आवास होता है। मृदा संसाधनों की समस्या और संरक्षण के उपाय बताइए, ये सवाल आता है आपका परीक्षा में। तो मृदा क्या है, सबसे पहले आपको ये समझाना है। कभी कभी हम क्या होता है, मृदा को ऊपर की मिट्टी समझ लेते हैं केवल, जबकि मृदा जो पृथ्वी के जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें रेत के कण भी हैं, नमी भी है, जल भी है, जीवाश्म भी है, यानी मरे गले सड़े हुए पेड़ पौधे और जीव जंतु है, जिंदा कीट है, वायु है, ये सब मिलके क्या बनाती है? मृदा बनाती है, मिट्टी बनाती है। ठीक है, विश्व के प्रमुख मिट्टी समूह कौन कौन से हैं? विश्व के प्रमुख मिट्टी समूहों को आप जलोढ़ मृदा, काली मृदा, ठीक है, लाल मृदा, काली और लाल मृदा, पर्वतीय मृदा, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा, इन सब में बांट सकते हो आप प्रमुख मिट्टी समूहों में। मृदा संसाधनों का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा संसाधन हमारे जीवन के लिए, मृदा संसाधन या मिट्टी में हम कृषि करते हैं, कृषि से हम खाना खाते हैं, इसी कृषि से हमारे पशुओं को हम पालते हैं। ठीक है, कृषि और पशुपालन से हमें कच्चा माल अवेलेबल होता है और इस कच्चा माल से उद्योगों के काम होते हैं। देखिए, मृदा संसाधनों को खतरा कैसे है, अगला टॉपिक आपको ये डालना है। और मृदा संसाधनों को खतरे के चीज़ें बतानी है, जैसे बाढ़ है, सुनामी है,
हम जो पेड़ों को काट रहे हैं वो है, हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब किस में आता है? मृदा संसाधनों खतरे में आता है। मिट्टी को इससे नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। इससे मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो रहा है। अगर मिट्टी का उपजाऊपन ख़त्म हो गया तो हम खाएंगे क्या? तो मिट्टी के उपजाऊपन को बचाए रखना होगा। अगला टॉपिक डालना है आपको, यदि मृदा संसाधन खराब हो गए तो क्या होगा? फसलें नष्ट हो जाएंगी, पशु नष्ट हो जाएंगे, उद्योग धंधे खत्म हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, भुखमरी, गरीबी और अशिक्षा बढ़ जाएगी, त्राही मच जाएगी पूरी दुनिया में, पूरे राष्ट्र में, और लोग बाग एक दूसरे की खून के प्यासे हो जाएंगे, झगड़ने लगेंगे आपस में, ठीक है। और दुनिया का ये जो निज़ाम है वो ख़त्म सा हो जाएगा। मृदा संसाधनों का संरक्षण करना देखो कितना ज़रूरी है। दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी अगर मिट्टियाँ नहीं बची तो मिट्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? खेतों की मेड़बंदी करनी होगी, वनारोपण करना होगा, पानी का संरक्षण करना होगा, बांध बनाने होंगे, पशुचारण को कम करना होगा, समुच्च रेखीय जुताई करनी होगी, पहाड़ों की मिट्टी को रोकने के लिए हमें समानांतर खेत बनाने होंगे, उर्वरक का इस्तेमाल कम करना होगा, ठीक है। और प्लास्टिक के ये जो हम थैलियाँ यूज़ में लेते हैं, इनका हमें यूज़ में नहीं लेना है हमें ये थैलियाँ। और अगर हम यूज़ में लेते हैं तो इनको सही तरीके से हमें इनका पुनर्चक्रण करना होगा। वन संसाधनों का वितरण और इसके संरक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में है अगला सवाल। वन संसाधनों का अर्थ समझाना है पहले तो आपको। तो वन संसाधनों के बारे में आपको लिखना है कि ये जो प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है, यही वन संसाधनों की श्रेणी में आती है। वन संसाधनों के महत्व के बारे में आपको लिखना है, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये हमें छाया देते हैं, शुद्ध वायु देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करते हैं। इसके अलावा ये हमें खाना भोजन वगैरह देते हैं, हमारे पशुओं को पालने में सहायता करते हैं, ठीक है। इनसे हमारी जो प्रकृति है उसकी सुंदरता बनी रहती है, पृथ्वी की जीवन आयु अधिक बनती है, ठीक है। वनों के प्रकारों को आपको समझाना है, सदाबहार वन, मानसूनी वन, पतझड़, मरुस्थलीय और जलीय और पर्वतीय वन। सघन वन वाले विश्व के क्षेत्रों के बारे में आपको समझाना है। ब्राज़ील के अमेजन के जो जंगल है उन्हें विश्व के फेफड़े भी कहा जाता है, इनके बारे में आप लिख सकते हो। मध्य अफ्रीका के जंगलों के बारे में लिखना है, दक्षिणी भारत के जंगलों के बारे में लिखना है। और ये जो आसियान देश है, जैसे कंबोडिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ये टोटल 10 देश हैं, सिंगापुर वगैरह। तो इन 10 देशों में जो वनस्पति है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पाई जाती है, तो आपको इसके बारे में लिखना है। मध्यम वन वाले क्षेत्र जहाँ पर वन कम पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी भारत का इलाका जिसमें हिमालय पर्वत भी है, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कम वन वाले क्षेत्र जहाँ पर वन बिल्कुल ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया, रूस के ऊपर का भाग है ये साइबेरिया। मंगोलिया, ये रूस के ऊपर का इलाका है, नहीं ये चीन के ऊपर का इलाका है, मंगोलिया देश है। हिमालय का निचला इलाका, और जहाँ पर वन बिल्कुल ही नहीं पाए जाते वो क्षेत्र, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप, आर्कटिक महासागर क्षेत्र। अगला सवाल है, जल संसाधनों के वितरण, संरक्षण और महत्व पर लेख लीजिए। जल संसाधनों का अर्थ समझाना है पहले आपको लिखना है कि ये जो पानी है H2O जल, ये समुद्रों में, नदियों में, ठीक है, तालाबों में और जमीन के भीतर यानी भूमिगत जल, ये सब मिलकर जल संसाधनों को बनाता है। जल संसाधन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जल संसाधनों का महत्व समझाना है आपको कि जल जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जल पौधों के लिए इम्पोर्टेंट है, जल पेड़ पौधों और वनस्पतियों और जंगलों के लिए इम्पोर्टेंट है। जल नहीं तो कुछ नहीं, अगर जल ही नहीं होगा तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसलिए जल संसाधनों को बताए रखना जरूरी है। जल संसाधनों का अगर विश्व वितरण समझाना है तो इसमें आप समुद्रों का वर्णन कीजिए, बड़ी बड़ी नदियों का वर्णन कीजिए, जैसे हिमालय की नदियाँ, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सिंधु नदी, गंगा नदी, इनका वर्णन करना है। दक्षिण भारत की नदियाँ, इसके अलावा चीन की नदी, रूस की नदी, फ्रांस की सीन नदी, इन सब का वर्णन कर सकते हो आप। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका की जो नदी है, ब्राज़ील की, उस नदी का वर्णन, इसके अलावा अफ्रीका की नील नदी, इन सब का वर्णन करना है आपको जल संसाधनों के विश्व वितरण में। और महासागरों का वर्णन करना है। जल संसाधनों की कमी से उपजने वाली समस्याएं, जल संसाधनों की कमी से बहुत ज़बरदस्त समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भुखमरी, गरीबी, ठीक है, अशिक्षा, बेरोजगारी, पेड़ पौधों की कमी, जानवरों की कमी, पशुओं की कमी, ठीक है, और गरीबी और क्या कहते हैं, रोग वगैरह फैल जाएंगे अगर जल नहीं होगा तो। जल संरक्षण क्यों जरूरी? जल संरक्षण इसलिए जरूरी क्योंकि हमें पेड़ पौधों को बचाना है, जंतुओं को बचाना है, खुद मानव प्रजाति को बचाना है,
जल संरक्षण की विधियाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है यहाँ पे। जल संरक्षण की विधियाँ आपकी किताब में दे रखी होंगी, कुछ मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ से पानी बहकर आ रहा है, इस पानी को रोकने के लिए हम ऐसे करके एक दीवार सी बना देते हैं, इसको बोलते हैं खड़ीन। इसके अलावा आपने पुराने जो महल है उनमें देखी होगी बावड़ियाँ, ये भी जल संरक्षण की विधियों के अंदर आती है। आपने खेतों के चारों ओर मेड़ देखी होगी, ये भी जल संरक्षण को, जल को रोकने की विधि है। आपने छत के पानी को नीचे टाँका बनाकर रोकने की विधि देखी होगी, टाँका भी ऐसे ही होता है, जैसे पानी बहकर आ रहा है और उसको रोकने के लिए हमने ऐसे टाँका बना दिया, वो भी टाँका हो गया जल संरक्षण की विधि। इसके अलावा खेत में ऐसे करके गड्ढा कर देते हैं, इस गड्ढे को बोलते हैं फार्म पॉन्ड। ठीक है, ये सब जल संरक्षण की विधियां हैं। कई सारी विधियां हैं जो आप लिख सकते हो, जैसे तालाब भी खुद एक जल संरक्षण की विधि है। इसके अलावा जल संरक्षण की विधियां हम जो फसलों में जो सिंचाई करते हैं, किससे, स्प्रिंग से या पाइपों से जो सिंचाई करते हैं, वो भी जल संरक्षण की विधि में आती है। आपने देखा होगा जैसे आपका खेत यहाँ पे है और मेरा खेत यहाँ पे है, अब मेरे खेत से आपको पानी लेना है तो आप क्या करोगे, पाइपलाइन बिछा दोगे ऐसे करके, तो ये पाइपलाइन भी जल संरक्षण की विधि में आती है। वर्तमान समय में जल संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है? वर्तमान समय में जल संरक्षण की विधियाँ देखिए, सिंचाई की जो विधियाँ है उनका इसमें वर्णन करना है, और इसमें जो मैंने विधियाँ बताई है वही आपको इसमें वर्णन करनी है। एक बात और मैं बता दूं आपको कि राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक जैसा ही है, तो मैं शेखावटी का अलग से नहीं बनाऊंगा, शेखावटी यूनिवर्सिटी वाले इसी वीडियो में से पढ़ सकेंगे। विश्व की जनसंख्या वितरण का वर्णन कीजिए और विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या की समस्याएं बताइए। विश्व में जनसंख्या वितरण का अर्थ, सबसे पहले तो आपको जनसंख्या वितरण का अर्थ समझना है कि विश्व के सभी भागों में जनसंख्या असमान है। जैसे भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो रूस में जनसंख्या कम है, मंगोलिया में जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, तो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में जनसंख्या घनत्व कम है। इसकी क्या वजह है? इसकी कई सारी वजह है, कोई एक वजह नहीं गिना सकते अपन इसकी। तो उन सभी वजहों का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। सबसे पहले हमें जनसंख्या घनत्व का अर्थ समझना है कि किसी क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या उस प्रदेश के लिए जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जैसे मान लो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और ये भी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर 10 लोग रहते हैं तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, 10। और यहाँ पर 1000 लोग रहते हैं तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, 1000। अब 1 वर्ग किलोमीटर में 10 लोग रह रहे हैं और 1 वर्ग किलोमीटर में 1000 लोग रह रहे हैं, तो जनसंख्या का दबाव ज़्यादा कहाँ है, यहाँ जहाँ 1000 लोग रह रहे हैं। तो भारत की स्थिति ऐसी है कुछ। विश्व में जनसंख्या वितरण के क्षेत्र, देखिए अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र समझाना पहले आपको। एशिया और पश्चिमी यूरोप में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। एशिया में ये देश आ गए, एशिया में भारत आ गया, ये जो सारा इलाका है ये एशिया में आ गया। ठीक है, एशिया में भारत आ गया, चीन आ गया, बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया, पाकिस्तान आ गया। ठीक है, भूटान आ गया, नेपाल आ गया। इसके अलावा ये आसियान देश आ गए, सारे आसियान देशों के अलावा यहाँ पे जापान आ गया, है ना, दक्षिण कोरिया आ गया, उत्तरी कोरिया आ गया। ये सब क्या है, बहुत ज़बरदस्त इलाके हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़बरदस्त पाई जाती है। इसके अलावा ये यूरोप का इलाका है, इसमें भी जनसंख्या खूब ही पाई जाती है भाई। इसके बाद में कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के बारे में समझाना है आपको। मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र जैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोप। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र ईरान, इराक, साइबेरिया, मरुस्थल वाले इलाके। और जहाँ पर बिल्कुल ही जनसंख्या नहीं पाई जाती जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। देखिए ये जो ऊपर का जो इलाका है ना, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है और ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो इन दोनों में जनसंख्या बिल्कुल ही नहीं पाई जाती, ये जनविहीन क्षेत्र कहलाते हैं। विकसित और विकासशील देशों की जनसंख्या की समस्याएं बताइए। देखिए विकसित देशों की जनसंख्या की समस्या ये है कि वहाँ पर कम जनसंख्या है। जैसे जापान है, जापान एक विकसित देश है। अब जापान में जनसंख्या क्या समस्या है, जापान में बूढ़े लोग ज़्यादा है और वहाँ पे बच्चे हैं ही नहीं, बहुत कम बच्चे हैं। तो जापान की सरकार ने कहा कि जो भी बच्चे पैदा करेगा उसको हम नौकरी देंगे, उसे हम पैसे देंगे। ठीक है, इस तरीके की योजनाएं बनाती हैं वहाँ की सरकारें। लेकिन विकासशील देशों में जनसंख्या की बहुत ज़बरदस्त दबाव है, जैसे भारत में, पाकिस्तान में, चीन में, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में। ठीक है, जनसंख्या इतनी ज़बरदस्त है। अफ्रीका के कुछ देशों में तो जनसंख्या का बहुत भारी दबाव है यहाँ पर।
तो विकासशील देशों की जनसंख्या की समस्या ये है कि वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है, और वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण है अशिक्षा, गरीबी, ठीक है, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक है, ये सभी कारण आपको किस में लिखना है, जनसंख्या वृद्धि के कारणों में लिखना है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या उपाय करते हैं विकासशील देश? चीन जैसे देश ने तो 2 बच्चे की 1 बच्चे की नीति अपनाई, फिर 2 बच्चे की नीति अपनाई। भारत जैसे देश क्या करते हैं, 2 बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। वो 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो फिर नौकरी में मुश्किल हो पाती है। इसके अलावा गर्भनिरोधक गोलियां, आइटम्स वगैरह जो भी हैं वो आसानी से अवेलेबल करवाती है सरकार, ठीक है। इसके अलावा विज्ञापन जो है वो भी टीवी पर दिखाए जाते हैं जनसंख्या को रोकने के, परिवार कल्याण की अवधारणा अपनाई जाती है। इसके अलावा जनसंख्या को रोकने के लिए विकासशील देशों में जनसंख्या नीतियां काम करती है, जनसंख्या आयोग बनाए गए हैं, जैसे भारत में जनसंख्या आयोग है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। इसके अलावा हमने 2000 में एक जनसंख्या को रोकने की नीति बनाई थी, उसके तहत 2045 में हम ये चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या स्थिर हो जाए, और ईश्वर ने चाहा तो वो देखिए जनसंख्या स्थिर होएगी भी 2045 तक आते आते। लेकिन विकसित देशों में जनसंख्या को रोकने की या ऐसे जनसंख्या कम करने की समस्याएं नहीं है। विकसित देशों में जनसंख्या की कमी है और ये जनसंख्या की कमी से जूझ रहे हैं। जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में लोग बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते, तो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते तो वहाँ क्या है, अगर बच्चे पैदा नहीं करोगे तो फिर देश का भविष्य क्या होगा, सोचिए आप भाई, आने वाली पीढ़ी तो देश को संभालती है। तो विकसित देशों में क्या है, जनसंख्या कमी की समस्या से जूझ रहे हैं वो। एक बार आप थोड़ा सा ये बात सोचिए कि जनसंख्या कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। जैसे रूस में कम है, भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, अमेरिका में कम है, इंग्लैंड में कम है अपेक्षा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में तो जनसंख्या बहुत ही कम है, न्यूजीलैंड में, ठीक है। इसके अलावा जो फिलीपींस वगैरह जो द्वीप है उनमें जनसंख्या का भारी दबाव है। आपने कभी सोचा है कि इसकी वजह क्या होगी? तो इस वजह को आपको सोचना है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है ये सवाल, ये बहुत ही सीधा सवाल है। पहले तो आपको जनसंख्या घनत्व का अर्थ समझाना है। आपको समझाना है कि किसी क्षेत्रफल में जितनी जनसंख्या रहती है उस क्षेत्रफल के लिए वो जनसंख्या की संख्या उसका क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। जैसे मान लो कि किसी शहर का क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर, उस 100 वर्ग किलोमीटर में 10,000 लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये 10,000 लोग और ये क्षेत्रफल मिलके क्या बनाता है, जनसंख्या घनत्व बनाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उस हिसाब से जनसंख्या घनत्व को अपन नापते हैं। तो हमारे यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 300 से ऊपर लोग रहते हैं, लगभग 302 है शायद। जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने वाले कारक और जनसंख्या घनत्व को घटाने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जिन देशों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने वाले कारक काम करेंगे। कौन कौन से जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने वाले कारक होंगे? जैसे रोजगार, ठीक है। इसको अपन 2 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में लिखेंगे अपन भौतिक कारक, दूसरे में लिखेंगे मानवीय कारक। तो भौतिक कारकों में जलवायु ठंडी होगी, अच्छी होगी, वहाँ पर पैदावार अच्छी होगी, मिट्टी उपजाऊ होगी, पानी अवेलेबल होगा, कृषि होगी, खेती होगी, ठीक है। लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त साधन होंगे, पर्वत होंगे, मैदान होंगे, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी। और मानवीय कारक जैसे सुख और शांति, जैसे हमारे यहाँ पर है लोकतंत्र है, सुख शांति है, ठीक है। जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, प्रवास है, जैसे दिल्ली में जाकर अपन बस जाएं तो ये प्रवास कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि को ये बढ़ाते हैं। जनसंख्या घनत्व को घटाने वाले कारक भौतिक कारकों में आप लिखोगे बाढ़, सूखा, भूकंप, जलवायु, ज्वालामुखी, रेगिस्तान, जंगल, इसके अलावा सुनामी वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है। और मानवीय कारकों में लिखोगे आप युद्ध की स्थिति, अधिक मौतें, तानाशाही, महंगाई, ये सब किस में आता है, जनसंख्या को घटाने वाले कारकों में। अब देखिए मैंने तो एक एक टॉपिक लिखा है, लेकिन आपको एक एक टॉपिक लिख के वर्णन करना है, आपको ऐसे नहीं छोड़ना है। जैसे मानवीय कारक लिख लिया आपने, जनसंख्या घनत्व को घटाने वाले कारकों में लिख लिया आपने दूसरा मानवीय कारक। फिर आपने इसमें भी एक टॉपिक बना दिया युद्ध की स्थिति। फिर आपको युद्ध की स्थिति में वर्णन करना है। जैसे यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन से लोग भाग कर कहाँ जा रहे हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो यूक्रेन में तो जनसंख्या कमी आ गई ना, लेकिन जहाँ पर ये भाग के जा रहे हैं वहाँ जनसंख्या बढ़ गई। तो युद्ध की स्थिति में क्या होता है, जनसंख्या घटती भी है और बढ़ती भी है, दोनों स्थितियों को आपको समझाना है।
फिर युद्ध में मौतें भी होती है। सारी चीज़ें आपको टॉपिक बना बना के लिखनी है भाई। और अगर टॉपिक से संबंधित कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें 94 60 55 91 08 पे। जनसंख्या से आने वाले छोटे प्रश्न। आदर्श या अनुकूल जनसंख्या। देखिए, किसी देश के या किसी राज्य के या किसी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार जब जनसंख्या होती है, अवेलेबल होती है, तो उसको अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। इससे दबाव नहीं पड़ता प्राकृतिक संसाधनों पर। लेकिन अगर प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको जनाधिक्य की स्थिति कहते हैं। जैसे भारत की स्थिति, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन की स्थिति जनाधिक्य की स्थिति है। भारत में जनाधिक्य के क्या कारण है? भारत में जनाधिक्य का कारण है जनसंख्या की बहुत ज़्यादा वृद्धि, जन्म दर की वृद्धि, मृत्यु दर में कमी और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स। इसके अलावा अशिक्षा, गरीबी, ठीक है, धार्मिक कारण है। धर्म के आधार पर भी लोग बाग बच्चे ज़्यादा पैदा करने की सलाह देते हैं। कुछ लोग बच्चे ज़्यादा पैदा भी करते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ धर्मों में बच्चों को रोकने की जो चीज़ें हैं वो भी जनसंख्या को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारणों में और भी कई सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। जनसंख्या वृद्धि कारणों में आपने लिख दिया कि भाई जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं और जो नसबंदी वगैरह है उससे लोग डरते हैं। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव हॉस्पिटल्स पर दबाव, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, ठीक है, मानव निर्मित संसाधनों पर दबाव, महंगाई का बढ़ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जनसंख्या वृद्धि में लिख सकते हो आप। जुर्म का बढ़ना, अपराधों का बढ़ना, क्राइम्स का बढ़ना, ठीक है, बाल विवाह, अशिक्षा, बेरोजगारी। परिवार कल्याण की अवधारणा। परिवार कल्याण का मतलब यह है कि किसी एक परिवार को सरकार के जरिए या किसी के जरिए, संस्था के जरिए उस परिवार की उन्नति के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो परिवार कल्याण के अंदर आता है। परिवार कल्याण में हमारे दो की अवधारणा विकसित की गई है। विकास विमुख जनसंख्या का मतलब है कि विकास के अनुसार जनसंख्या ज़्यादा हो तो वो विकास भी नहीं दिखाई देता है, जिसको विकास विमुख जनसंख्या कहते हैं। भारत की जनसंख्या नीति 2000 में तैयार की गई थी, सन 2000 में। इसके तहत 2045 में हम स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना चाहते हैं। जनसंख्या नीति के अनुसार हमने 3 लक्ष्य बनाए। पहला है हमारा कम अवधि का लक्ष्य, दूसरा है मध्यम अवधि का लक्ष्य, एक दीर्घ अवधि का लक्ष्य। इन तीनों लक्ष्यों के बारे में लिखना है आपको। कोयला वितरण से आपके छोटा सा सवाल आता है एक कि कोयले की किस्में कौन कौन सी, कोयले के प्रकार। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनी, एंथ्रासाइट ये किस्में हैं। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा है, पीट सबसे बुरा है, लिग्नाइट राजस्थान में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। कोयले का वितरण क्षेत्र, उत्पादन और व्यापार का आर्थिक महत्व पर लेख लिखिए, सवाल आता है आपके। तो सबसे पहले आप समझोगे कोयला कैसे बनता है। देखिए, बड़े बड़े जीव जंतु और बड़े बड़े पेड़ पौधे पुराने ज़माने में ज़मीन के नीचे दब गए। ज़मीन के दबने के बाद में ये कोयले में रूपांतरित हो गए, पेट्रोल डीजल में रूपांतरित हो गए, तो कोयला बन गया। कोयला ईंधन एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो जीव जंतुओं के सड़ने, गलने या मरने से बनते हैं, वो ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन जो होता है उसको हम नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन भी कहते हैं। नवीकरण का मतलब होता है जिसको नवीन नहीं किया जा सके, जिसको दोबारा हासिल नहीं किया जा सके। आप अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल डालने के बाद वो पेट्रोल वापस पा सकते हो क्या आप? अगर आपने मोटरसाइकिल 10 किलोमीटर चला ली और आपने पेट्रोल जला दिया तो वो पेट्रोल वापस नहीं मिल सकता। इसीलिए इसको नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन कहते हैं। ये सीमित संसाधन भी कहते हैं इसको। ये सीन की मात्रा सीमित है। कोयले की किस्में समझ लीजिए, कोयले का महत्व समझ लीजिए। रेल, ट्रेन, पटरी वगैरह ये सब है, कोयले का महत्व है। घरों में भी काम आता है कोयला। ये सारे कोयले के महत्व के टॉपिक है। ऊर्जा संसाधन में, परिवहन में, विद्युत में, प्लास्टिक के घरों में, प्लास्टिक में घरों में आसानी से मिलने वाला संसाधन, आसानी से जलने वाला, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। कोयले के उपयोग से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है इससे। कोयले के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं हम? कोयला एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा बनाना मुश्किल है, इसलिए कोयले को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा जिससे कोयले की खपत कम हो, जैसे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। इसके अलावा भारत में कोयले के भंडार और विश्व में कोयले के भंडार, इन दोनों का वर्णन करना है आपको।
देखिए, विश्व में गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं, इनके जरिए विश्व की ऊर्जा के मांग को कैसे पूरा किया जा सकता है, पर्यावरण संरक्षण में इनका क्या उपयोग है। ये 2017, 18 और 20 का सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो सबसे पहले आपको ऊर्जा संसाधनों का अर्थ समझाना है, फिर उसके बाद में आपको ऊर्जा संसाधनों के बारे में समझाना है कि मानव ऊर्जा संसाधनों के लिए ऊर्जा संसाधन किस तरह उपयोगी है। फिर आपको गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में बताना है। देखिए, गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में क्या अंतर है। आपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाया और आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, लेकिन मेरे पास में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है और मैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। तो मेरी जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है वो है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से चलने वाली मोटरसाइकिल, और आप जो पेट्रोल से मोटरसाइकिल चला रहे हो वो है आपकी परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों से चलने वाली मोटरसाइकिल। इसके अलावा देखिए, आप अपने घर में जो गैस सिलेंडर है उस पर चाय बना रहे हो, और मैंने क्या किया, सूर्य की ऊर्जा से एक चूल्हा बनता है, तो उस चूल्हे पे मैंने भगोनी रखी और मैं चाय बनाने लग गया। तो आप जो चाय बना रहे हो वो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन से बना रहे हो, यानी गैस से बना रहे हो, और मैं सूर्य की ऊर्जा से बना रहा हूँ, यानी मैं परंपरागत ऊर्जा के संसाधन से बना रहा हूँ। तो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति में बड़ी मात्रा में है और जिनका उपयोग अभी नए नए सिरे से किया जाने लगा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, छोटी छोटी जल ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के प्रकार, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये जो विद्युत ऊर्जा, ये क्या कहते हैं परमाणु ऊर्जा, ये सब किस में आती है, गैर परंपरागत में। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से विश्व में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के क्या तरीके हैं, ये तरीके आप लिख सकते हो इसमें। ये टॉपिक बनाने हैं आपको, परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से पर्यावरण को, संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है और संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये सवाल आता है आपके, ये 2019 में आया है। तो पहले तो आपको संसाधन का अर्थ समझाना है। मानव के लिए जो उपयोगी चीज़ें होती हैं वही संसाधन कहलाती है। फिर इसकी परिभाषा देनी है आपको, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में दी है वो वाली। फिर आपको संसाधन संरक्षण का अर्थ समझाना है। संसाधन संरक्षण का अर्थ ये है कि हम हमारी आवश्यकता के अनुसार ही संसाधनों का इस्तेमाल करें। एक उदाहरण समझाता हूँ आपको। जैसे आपके घर में 4 व्यक्ति हैं, जैसे आप हो, आपके पिताजी हैं और आपके 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं। तो आपके घर में 4 मोटरसाइकिल है और 1 स्कूटी है, यानी 5 चीज़ें हो गई। ठीक है। और किसी एक लड़के के घर में केवल 1 मोटरसाइकिल है और वो 6 लोग हैं। ठीक है। तो देखिए, पेट्रोल आपके घर में ज़्यादा जल रहा है या उस घर में ज़्यादा जल रहा है जहाँ पर 1 मोटरसाइकिल है। ऑब्वियसली आपके घर में ज़्यादा जल रहा है। तो हमें है ना, इनकी संख्या कम करनी होगी वाहनों की। और जब हमें कहीं जाना होगा तो हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा, कारों का इस्तेमाल कम करना होगा हमें हमारी का। तो ये संसाधन संरक्षण का अर्थ है कि संसाधनों को संरक्षित करना इसलिए ज़रूरी है कि संसाधनों, आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। संसाधनों का संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी ये काम आएगा।